हेलो स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट टॉपिक्स पर पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 4, जिसका नाम हैगा 1991 से आर्थिक सुधार यानी कि नई आर्थिक नीति। तो आज की जो क्लास होगी, आज हमारा केवल इंट्रोडक्शन है, यानी कि मैं आप लोगों को परिचय कराने वाला हूं कि इस चैप्टर के अंदर हम किन किन विषयों की स्टडी करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन दूंगा और बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन आंसर बेस पे इसको करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है आपका वो बनता है कि आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है कि वर्ष 1991 में आर्थिक क्षेत्र में किए गए व्यापक स्तर के सुधारों को ही नई आर्थिक नीति कहा जाता है। यानी कि वर्ष 1991 में आर्थिक क्षेत्र में जो बड़े स्तर पर सुधार किए गए उन्हें नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सुधार किए गए थे ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। तो नई आर्थिक नीति के जो तत्व हैं वो 3 प्रकार के थे। पहला उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, सेकंड निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। और इस तरीके से ये मिलके बना LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अब जो उदारीकरण था इसका अर्थ था कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रणों से उत्पादक को मुक्त कराना। यानी कि सरकार जो पहले उत्पादकों के ऊपर नए नए प्रकार के कर वगैरह लगा करती थी, लाइसेंस नीति फॉलो करती थी, उत्पादकों से उसको हटा दिया गया, यही उदारीकरण नीति कहलाई। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के सुधार किए गए: औद्योगिक संबंधी क्षेत्र सुधार, कर संबंधी क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार और विदेशी विनिमय सुधार। तो 4 प्रकार के अलग अलग सुधार किए गए। वही सेकंड निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध को निजी क्षेत्र को प्रबंध और मालिकाना हक सौंपा गया। यानी कि सरकारी उद्यम के जो प्रबंध और जो मालिकाना हक था वो निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को ही निजीकरण कहा गया, और इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र पर सामाजिक भार बढ़ रहा था, अकुशलता, भ्रष्टाचार सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा था और आधारित संरचना में परिवर्तन लाना भी आवश्यक था। यही कारण है कि निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। और निजीकरण को जब लाया गया तो इसके लाभ और हानि दोनों ही देखी गई। लाभ में अगर बात करें तो उद्योगों में विविधीकरण देखा गया, और सेकंड बेहतर प्रबंध और संचालन को देखा गया। वहीं निजीकरण के अंतर्गत कुछ हानियां भी हुई, जिसमें स्वहित को देखा गया, मतलब यहाँ पर सार्वजनिक हित की अपेक्षा स्वहित को महत्व दिया गया, और कमजोर को वंचित किया गया। यानी जो कमजोर है वह उत्पादन के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन फॉलो किया जाता था। वहीं तीसरे स्थान पे है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ जोड़ना व आर्थिक एकीकरण का फैलाव करना। यानी कि अपने देश को अन्य देशों के साथ व्यापारिक रूप से जोड़ना, जिसमें दूसरे देश के लोग आपके देश में इन्वेस्टमेंट करें और आपका इन्वेस्टमेंट दूसरे देश में किया जाए। तो इस व्यवस्था को भी अपनाया गया। इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ रणनीति अपनाई गई, जैसे विदेशी निवेश अंश में वृद्धि कर दी गई, आंशिक परिवर्तनीयता रुपए में ला दी गई, दीर्घकालीन व्यापार नीति बनाई गई और प्रशुल्क में कमी की गई, जिससे विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के ओर प्रेरित हों और वह लाभ पाने के उद्देश्य से भारत में इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरीके से ये परिवर्तन लाए गए। तो LPG यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों प्रकार की बातें की गई। उसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें LPG का मूल्यांकन यानी कि LPG नीति जब हमने अपनाई तो इसके क्या अच्छे प्रभाव देखे गए और क्या बुरे प्रभाव देखे गए। अगर हम अच्छे प्रभाव की बात करें तो इसमें जो कंपायमान अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था से बाहर निकल के आए हम लोग। औद्योगिक उत्पादन का प्रेरक बना, जिससे उत्पादन बढ़ा। राजकोषीय घाटा जो पहले से काफी ज्यादा हो रहा था उस पर रोक लग गई। साथ ही साथ में जो मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही थी उस पर भी रोक लग गई। तो ये सभी इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं अगर इसके बुरे प्रभावों की बात की जाए तो कृषि की अवहेलना की गई इस नीति के अंतर्गत, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। औद्योगिक विकास में कमी आई,
बेरोजगारी देखी गई, यानी कि बेरोजगारी अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई। और साथ ही साथ में विनिवेश को देखा गया, जिसमें सरकारी उद्यमों को लगातार नए क्षेत्रों को बेचा गया। इसके फलस्वरूप उस धन का कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जहां एक और एलपीजी के लाभ हैं, वहीं पर एक दूसरी ओर एलपीजी के बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। तो ये चैप्टर 4 मुख्य रूप से जो निर्भर करता है वो नई आर्थिक नीति पर है, जिसमें नई आर्थिक नीति में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पे फोकस किया गया है। तो यही कुछ विषय हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। साथ ही साथ में इसमें एक विषय है विमुद्रीकरण, जिसका अर्थ होता है प्रचलित मुद्रा को बदलना है, यानी वर्तमान में जो मुद्रा चल रही है उसको बदल के नई प्रकार की मुद्रा को लाना। और सेकंड है विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 1 जनवरी 1995 को इसको बनाया गया और इसका काम है व्यापार के नियमों को तय करना और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना, ताकि व्यापार सही तरीके से चलता रहे। तो ये सही प्रकार के प्रश्न हमारे इस चैप्टर में आने वाले हैं, जिनको हम बारी बारी से समझते हुए इनको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ये पूरा एक व्यू था जो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम समग्र रूप से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अध्ययन करें और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग इसको 2 बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, इसको देख लें और आप इसको नोट कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक एंड फॉलो करें, साथ ही साथ में इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।